क्योंकि जैसा अगर कि भारत में, जैसा कि झा सर मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वहां पर जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल भी हमास कर रहा जी है। हाँ, वहां पर बिल्कुल। दूसरी तरफ, एक तरफ तो वो लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है सपोर्ट करते हैं वो हमास को, लेकिन एक तरफ वो भी लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं। अब तो यहाँ 15 से 20 लाख ये आंकड़ा हो चुका है जो बेघर हो गए हैं, बेछत मुझे हैं, मुझे खुले आसमान के रचना, नीचे मुझे हैं, और ऐसे में बड़ी परेशानी वो झेल रहे हैं। तो ऐसे में प्रोटेस्ट तो दूर दूर तक नहीं, मलबे के ढेर चारों तरफ नजर आते हैं, और जो रचना मुझे लोगों 30 के सेकंड शव और दीजिएगा। हाँ जी रचना मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब पूरा करता हूँ। जी तो ये क्या ये फाइटिंग तब तक चलती रहेगी? तो देखिए आज के दिन में हमास जो है वो तो खत्म होने के कगार पे है। हिजबुल्लाह भी इसमें उतना ही भागीदार था। तो हिजबुल्लाह अभी साथ आज के दिन में वो प्लान कर रहा था कि जो पिछले साल में अटैक हुआ था हमास द्वारा, वही हिजबुल्लाह भी यहाँ पे अटैक करे। जैसे आपने पहले बताई हुई थी कि ऐसा इनपुट था आईडीएफ के पास में। हाँ तो हिजबुल्लाह का भी खत्म होना, या कम से कम जो उत्तरी इसराइल के जो लोग हैं जो इवैक्यूएट किए गए हैं, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह की शॉर्ट रेंज रॉकेट्स बहुत फायर हो रहे थे। तो हिजबुल्लाह का वो जो एरिया था उसको खाली करके, उसको सैनिटाइज करके एक कुशन एरिया आईडीएफ को देना जरूरी था, और इसीलिए दक्षिण लेबनान में ये ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन ये वही लिमिट नहीं है। हिजबुल्लाह के जहां जहां स्ट्रांग होल्ड हैं, इंक्लूडिंग बेरूत में जो जो एक बहुत बड़ा सा एरिया है, लगभग 1000 एकड़ का एरिया है, जिसमें कि हिजबुल्लाह के पूरे स्ट्रांग होल्डर्स का हेडक्वार्टर है, और बाकी चीजें हैं, वहां भी बमबारी चल रही है। और ये आईडीएफ को करना लाजमी है, नहीं तो इसराइल सरवाइव नहीं करेगा। इसराइल उसी तरह से जिंदगी जी रहा है जिस तरह से हमारे जीव दांतों के बीच में हैं, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। तो इसराइल के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। लेकिन फिर जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, हमारे जनरल साहब ने भी कहा, जनरल बंसल ने कहा कि जो इंसान हैं, जो इनोसेंट हैं, उनकी मौत कतई सही नहीं ठहरा जा सकती। औरतें हैं, बच्चे हैं, लेकिन कोई तो आवाज उठाए। वहां के पैलेस्टाइन तो आवाज उठाए अपनी हमास के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या हिजबुल्लाह के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। हिजबुल्लाह की क्या हैसियत है लेबनान में? क्या वो वहां की आर्मी है? यानी आप कहते हैं कि अगर ये आतंक अपने सामने देख रहे हैं सिविलियंस, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जानी चाहिए। बहरहाल अभी दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो इन घटनाओं को लेकर, जो आम लोग मारे जा रहे हैं, खासतौर से जहां 42,000 ये आंकड़ा पहुंच गया है, उसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन सबके बीच ही हमले की बरसी जब है, हमले की बरसी पर यरूशलेम में श्रद्धांजलि दी गई, दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें दिखाई गई, बंधकों को जल्द ही छुड़ाने की मांग भी हो रही है। ऐसे में वो लोग ये भी नहीं जानते कि जो बंधक बनाए गए हैं वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं। हमास ने इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है। ऐसे में उन बंधकों की तस्वीरें दीवार पर लगाई गई, और ये देखिए तस्वीर में जो आप देखेंगे कि 365 लिखा भी हुआ है, यानी कि 1 साल पूरा हो गया। और कुछ बंधकों की वापसी हालांकि हुई है, लेकिन बाकी जो बंधक हैं जो अभी तक छुड़ाए नहीं गए हैं, उन्हें छुड़ाने की मांग यहाँ हो रही है। यरूशलेम में श्रद्धांजलि दी गई है इस 1 साल पूरा होने पर जो लोग इस युद्ध के दौरान मारे गए, और साथ ही साथ बंधकों को छुड़ाने की मांग भी हो रही है। लेबनान पर इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अपडेट ये भी मिल रहा है, यानी कि इधर तो हमास के खात्मे की कोशिश, उधर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ ने हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान में बेरूत में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बाल्बेक शहर में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। संदिग्ध ठिकानों पर आईडीएफ ने किया है हवाई हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया है, यानी कि अगर हथियारों का गोदाम ही खत्म हो जाएगा तो आखिर कहां से ये हमले होंगे या फिर किस तरीके से युद्ध में पलटवार होगा, ये आईडीएफ बेहतर तरीके से जानती है, और इसीलिए हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। ठीक ऐसे ही जब इजरायल पर भी हमला हिजबुल्लाह ने किया तो वहां भी आईडीएफ के जो गोडाउन है, जो हथियारों का जखीरा है, वहां पर हमले किए गए थे जानबूझकर। अब ये जो जंग चल रही है, हमास और इजरायल संघर्ष का 1 साल पूरा हो गया, और उधर लेबनान में बेरूत में जो हमले हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए हो रहे हैं, यानी कि आईडीएफ अलग अलग मोर्चों पर ये जंग लड़ रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन हमले के बाद से अब तक हुआ क्या क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, समझिए, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है, और 1 साल पूरा होने पर दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहा है। 1 साल पूरा हुआ है, 42,000 लोगों की करीब करीब जान जा चुकी है गाजा में। ऐसे में ये युद्ध रोका जाए
और अब ये किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए, ऐसा कई देशों के जरिए, प्रदर्शनकारियों के जरिए मांग हो रही है। अब तक हुआ क्या है जान लीजिए। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजरायल पर हमला किया। हमास ने फ्लड ऑफ अल अक्सा इसे नाम दिया। और अब जैसे मैंने कहा कि 1 साल पूरा हुआ है, तो हमास तो ये कह रहा है गौरवशाली ये दिन था। 8 अक्टूबर 2023 जब इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और फिर जो युद्ध छिड़ा वो आज तक भी जारी है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। फिर 9 अक्टूबर 2023 का दिन आया जब इजरायल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी शुरू कर दी, पूर्ण घेराबंदी का ऐलान किया गया और उसके बाद से बिजली, खाना, पानी ये सब कुछ रोक दिया गया जिससे कि इस युद्ध में जीत हो सके। बिजली, भोजन, पानी, फ्यूल सप्लाई ये सब कुछ रोक दिया गया। उसके बाद में 27 अक्टूबर 2023 का दिन आया जब इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। यानी कि पहले किसी भी युद्ध में हवाई हमले होते हैं, लेकिन फिर जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो ज़्यादा भीषण होता है। 15 नवंबर 2023 की घटना जब इजरायल ने गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल पर धावा बोल दिया, क्योंकि स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए, रिहायशी इमारतें हुई, हर जगह ये हमले हो रहे हैं क्योंकि हमास के जो आतंकी हैं वो जगह जगह छिपकर बैठ गए थे, जानबूझकर लोगों को शील्ड बनाकर। फिर 19 नवंबर 2023 जब इजरायल के खिलाफ में हूती ने लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया और जिसका खामियाजा आज हूती यूं भी भुगत रहा है क्योंकि यमन में भी आईडीएफ के जरिए हूती को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। 24 नवंबर 2023 की तारीख जब इजरायल और हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौता किया, लेकिन क्या इसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाया गया? नहीं, पूरी तरह से नहीं। 4 दिसंबर 2023 की घटना जब इजरायल ने कार्रवाई का दायरा दक्षिणी गाजा के राफा तक बढ़ा दिया था और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि समझौता काम नहीं आया। 26 जनवरी 2024 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को आदेश दिया इजरायल नागरिकों को निशाना बनाने से बचे क्योंकि इसमें सिविलियंस बड़ी संख्या में मारे गए हैं। हाँ, हमास के ठिकानों को भी नष्ट किया गया, हमास के लड़ाके भी मारे गए, हमास का चीफ हानिया भी मारा गया, लेकिन सिविलियंस को भी नुकसान हुआ, उनकी भी संख्या बड़ी तौर पर गई है, बड़े स्तर पर गई है। 1 अप्रैल 2024 का दिन आता है जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हवाई हमला किया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अलग अलग फ्रंट पर ये इजरायल जो है वो युद्ध लड़ रहा है, यानी कि आईडीएफ युद्ध लड़ रही है। 13 अप्रैल 2024 जब ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। फिर 7 मई 2024 का दिन आया जब इजरायली सेना अपने टैंक्स के साथ में राफा में घुस गई और उसके बाद में आगे बढ़ी। 13 जुलाई 2024 जब इजरायली हमले में हमास की सैन्य इकाई का मुखिया मोहम्मद दाइफ ढेर हुआ और यहाँ से जो कार्रवाई तेज हुई वो फिर तेज आगे होती रही। 25 अगस्त 2024 जब इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। 17 सितंबर 2024 जब लेबनान में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइस में विस्फोट हुआ और ये बड़ा हैरान करने वाला पूरी दुनिया के लिए था। फिर 27 सितंबर 2024 जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया और ये जो हमला है यहीं पर रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। 1 अक्टूबर 2024 जब ईरान ने इजरायल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। जाहिर सी बात है इजरायल जब हमले कर रहा है तो पलटवार भी झेल रहा है। फिर 3 अक्टूबर 2024 का दिन जब नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी निशाना बनाया गया और उसके भी मारे जाने की खबर है। तो 7 अक्टूबर से लेकर यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2024 का दिन आ गया है मेजर शाह, और ऐसे में बड़ी चुनौतियां अलग अलग मोर्चों पर आईडीएफ ने तो झेली ही है, लेकिन साथ ही साथ आम लोग अलग अलग देशों में झेल रहे हैं जो बड़ी संख्या में जान गंवा रहे हैं। रत्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपका जो काम है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूं और अव्वल दर्जे का है रत्ना जी। आप बिल्कुल निष्पक्ष, बैलेंस, सेंसिबल और मैच्योर रिपोर्टिंग करती हैं। मैं आपकी दाग देता हूं इसके बारे में। रत्ना जी, मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है और मेरा मजहब मानवता है और मैं जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया इजराइल में, उसकी मैं सख्त कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। मैं द सेम टाइम जो इजराइल ने किया गाजा पट्टी में, उसकी भी मैं सख्त निंदा करता हूं, क्योंकि अगर इजराइल को बदला लेना होता और अगर इजराइल तरतीब से इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, इतनी ज्यादा अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी है उसकी, अगर वो किसी तरीके से एक तरतीब ढूंढ लेती जहां पे हमास का ही खात्मा करना है, दुनिया उनके साथ खड़ी होती। आज की तारीख में कई लोग जो इजराइल के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने 42,000 लोग मार दिए हैं इनोसेंट, जिसमें ज्यादातर खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, मजलूम, मजबूर, लाचार लोग हैं। तो कहीं पे भी कोई भी आर्मी अगर
मासूम लोगों का खात्मा करेगी, उसकी निंदा होगी, सिंपल सी बात है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती है वो उनकी निंदा होती है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बिल्कुल उनकी निंदा होनी भी चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन कभी भी कोई भी सोवरेन कंट्री या प्रोफेशनल आर्मी कहीं पे भी, चाहे वो फिलिस्तीन क्यों ना करे, चाहे कोई भी करे, उसकी निंदा होनी चाहिए। पहली बात तो आप देखिए, कल रात की बात है, गाजा पट्टी में तो तबातोड़ हमले चले आ रहे हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने ही बोला है कि गाजा पट्टी में अब कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल रात खत्म हो गया है, बिल्कुल गाजा पट्टी। कल रात की बात है, गाजा स्ट्रिप में, जो सेंट्रल गाजा स्ट्रिप है गाजा पट्टी में, वहाँ पे देर अल बला वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद जो टूट फूट चुका है बिल्कुल। वहां पर लोगों ने वहां पे शेल्टर लेने की कोशिश करी। और ये जो युद्ध, मैं 1 साल नहीं बोलूंगा, ये 100 साल तकरीबन हो गए हैं। मैं ज्यादा इतिहास नहीं जाऊंगा, 1967 में जो 6 दिन का युद्ध चला था वहां पे भी नहीं जाऊंगा। मैं शुरू करता हूं जहां पे लोग हमें कनेक्ट कर पाए और रिलेट कर पाए। 2020 के बाद इजराइल के जो रिश्ते हैं अरब वर्ल्ड से, वो उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली आई और सुधार आ रहा था धीरे धीरे। मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे सिनागो हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, भाई कोई भी धार्मिक स्थान की एक अपनी सैंक्टिटी होती है, एक अपना एक रिस्पेक्ट होता है, उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो अल अक्सा मस्जिद में जेरूसलम में किया, उसकी भी मैं निंदा करूंगा। लेकिन अगर हमास ने उसका नाम लिया ऑपरेशन अल अक्सा और फ्लड चलाया और वो स्टॉर्म चलाया, तो वो बहुत गलत किया कि आप कैसे एक पायस जगह का, एक ऐसी होली जगह का नाम लोगों के कत्ले आम में गुजार सकते हो। ये दरअसल गलत है बिल्कुल। अब अगर हमास को उसका बदला लेना चाहिए था तो वो वहां पे उनको डिफेंड करती ना, जो मजलूम वहां पे पिट रहे थे उनको, जो नमाज पढ़ते हुए, उनका डिफेंड करती, वहीं पे रिएक्ट करे ना। बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो और उसको आप मस्जिद का नाम दे रहे हो, उसका अल अक्सा फ्लड अल अक्सा, गलत है। अच्छा, अब इसका फोकस नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर एट वॉर, हम हमास को खाक में बदला देंगे। हमास जहाँ पे 40,000 लड़ाके हैं, उससे ज्यादा एक आइडियोलॉजी है हमास, उनका खात्मा करना बड़ा मुश्किल है। और हमास चाहे भलाई कोई माने या नहीं माने, अमेरिका ने, यूएन ने, इजराइल ने इनको उग्रवादी आतंकवादी का करार दे रखा है। मैं निजी तौर पे बोल लूंगा कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया वो 100%, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि वो उग्रवादी की घटना थी, वो आतंकवादी की घटना थी। भाई निहत्ते कोई मासूम लोग अपना वहां पर रेव पार्टी कर रहे हैं, आप पैराशूट के जरिए जा रहे हो अलग मुल्क में, और आप जिस तरीके से हत्या करी, वो मतलब दरिंदे वैसी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। अच्छा, इजरायली फोर्सेस ने जो किया, नेतन्याहू ने इतने लोग जो मरवा दिया मासूमों को, सख्त निंदा होनी चाहिए। एक अमेरिकन फौजी है, एक अमेरिकन एयरमैन, 2-1 महीने की पहले की बात है, प्रोटेस्ट का तरीका गलत था बिल्कुल, लेकिन उसने प्रोटेस्ट करी, उसने इजरायली एम्बेसी के बाहर अपने आप को आग लगा दी और ये कहा और वीडियो बनाया और ये बोला कि अब मेरे को दर्द होगा, मैं मरने वाला हूं। लेकिन ये दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं है जो जहां पे इतने सारे फिलिस्तीनियों, जहां पे गाजा पट्टी में जो लोग मरे जा रहे हैं, बच्चे बिल बिलाते हुए बच्चे, 17,000 से ज्यादा छोटे छोटे मासूम बिल बिलाते हुए बच्चे मारे गए हैं। ये बिल्कुल ये अनफॉरगिविंग बात है। प्रेसिडेंट पुतिन को जब यूक्रेन पे हमला किया था उन्होंने, 2.5 साल हो गए तकरीबन, जब उन्होंने हमला किया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन की ही बॉडी एक तरीके से, उन्होंने उनको वो युद्ध अपराधी का करार दे दिया था, एक अरेस्ट वारंट भी उनपे इशू कर दिया था। नेतन्याहू ने 41-42,000 तकरीबन लोग मार दिए हैं मासूम, उनपे तो नहीं हुआ कोई ऐसा अरेस्ट वारंट या वॉर क्रिमिनल का, क्योंकि उनपे अमेरिका का हाथ है, उनकी सर पे सुपर पावर का हाथ है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिकन इन्फ्लुएंस है उसमें काफी हद तक। तो नेतन्याहू पे तो कोई ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा। अब बात ऐसी है, जो इजराइल ने जो फोकस था हमास की ओर, वो रुख मोड़ लिया हिजबुल्लाह की ओर। उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया, ओके। और हिजबुल्लाह, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हमने, हिंदुस्तान ने अब तक हमास और हिजबुल्लाह, जो कि सब कहते हैं, मीडिया भी कहती है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अब तक रिकॉग्नाइज एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्योंकि जो सुसाइड हमले करेगा, जो नुकसान पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी में लगती है। और जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स, लोग कहते हैं कि अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है, इजराइल अपने वजूद, अपने सर्वाइवल की लड़ाई है। हाँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ रचना जी,
मान लीजिए मेरे पास काम नहीं है, जॉब नहीं है और मेरे को सर्वाइवल करनी है, क्या मैं चोरी डकैती उस पे नहीं, मैं अपने सर्वाइवल के लिए मैं क्राइम नहीं करूंगा। मैं मेहनत से अपनी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाऊंगा, मैं अपने सर्वाइवल के लिए डकैती तो नहीं करूंगा मैं कम से कम। तो बात ऐसी है कि जहां पर क्योंकि इतने सारे, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं मानवता का साथ देता हूँ 100%, और मेरे को ये बात बहुत गलत लगती है कि जो हमास ने क्या इजराइल में, बात तो यही है ना 1200 मेजर लोग शाह, मार दिए। आपकी और हमारी जैसी सोच हर किसी की नहीं, और फिर आतंक के रास्ते पर चलना, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार देना, ये अलग अलग तरीके से हो रहा है। और अब ये कहा जा रहा है, ये एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो आतंक के खात्मे के लिए अलग अलग मोर्चों पर अकेला युद्ध लड़ रहा है। हाँ, अलग अलग देशों का साथ भी उसके साथ मौजूद है। इन सब के बीच ही इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया है फिर से बड़ा हमला, यानी